तो देखो बच्चों, जो क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है वो क्वेश्चन तो बहुत छोटा है। क्वेश्चन बहुत छोटा है मतलब जैसे अभी मैं अगर उसका सॉल्यूशन बता दूं, कुछ नहीं है सॉल्यूशन, आप समझ भी जाओगे कि अच्छा ठीक है बात खत्म हो जाएगी, लेकिन देखा जाए तो पूरा कंसेप्ट है। अब एनसीईआरटी में क्या करते हैं, एनसीईआरटी में क्या कहीं पर भी जैसे कोई क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन तो उतना ही होता है, सॉल्यूशन भी उसका थोड़ा सा ही होता है, लेकिन उसके पीछे की जो कहानी है वो क्वेश्चन क्यों पूछा गया, कभी कभी ये समझ ही नहीं आ पाता कि क्या पूछा है। कोई क्वेश्चन है 3 + 4, ये तो ठीक है 7 लिख दिया, इसके पीछे कहानी कुछ नहीं है। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं उसका सॉल्यूशन तो कर देते हैं हम, जैसे मैंने लिखा 3 + 4 × 5, इसका क्या आंसर होगा? हाँ 35, हाँ 35, हाँ 23। अब इसको सॉल्व करके 23 लिख दिया, ये तो हो गया सॉल्व। हाँ 33 नहीं, लेकिन इसके पीछे भी थोड़ी सी कहानी है, बहुत बड़े कंसेप्ट नहीं है, थोड़ा छोटा सा कंसेप्ट है। बॉड मास आपने पढ़ा होगा कभी। बॉड मास क्या होता है? पहले मल्टीप्लाई होता है, पता है कि नहीं बताऊं? बॉड मास नहीं पता? अरे मुझे लगा था आपको पता होगा। बॉड मास होता है बी का मतलब होता है ब्रैकेट, ओ का मतलब होता है ऑफ, डी का मतलब होता है डिवीजन। डिवीजन होते हैं, डिवीजन डिवाइड एक ही बात है, नाउन डिवीजन होता है, डिवाइड मतलब वर्ब हो जाती है वो, ठीक है। एम मतलब मल्टीप्लाई या फिर मल्टीप्लिकेशन। ए फॉर एड, एडिशन। एस फॉर सब्ट्रैक्शन। अब ये रूल तो बना दिया, एडिशन सब्ट्रैक्शन ऐसा कुछ नहीं है कि पहले एडिशन होगा बाद में सब्ट्रैक्शन होगा, दोनों एक साथ होते हैं। एडिशन सब्ट्रैक्शन लेकिन जरूर दिया कि पहले एडिशन होगा बाद में सब्ट्रैक्शन, लेकिन दोनों एक साथ होते हैं बेसिकली, यहाँ पर टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अब बाकी याद रखने हैं आपको, बाकी इसी ऑर्डर में होगा, पहले डिवाइड होता है फिर मल्टीप्लाई फिर ऐड होगा, एक साथ मान लो ये दोनों एक साथ होंगे। पहले सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, उसके बाद ऑफ। ऑफ होता है, हिंदी में का लिखते हैं, इंग्लिश में ऑफ लिखा होता है, तो पहले ऑफ सॉल्व होता है। क्या मतलब है इसका, मैं एक एग्जांपल के तौर पे बता देता हूँ। 3 × 4, 3 × 4 डिवाइडेड बाई 2, डिवाइडेड बाई 2 करूँ, चलो 3 कर दो। और एक है 3 ऑफ 4 डिवाइडेड बाई 3। अब ध्यान से समझना, ऑफ का मतलब भी क्या होता है? मल्टीप्लाई ही होता है। ऑफ का मतलब भी गुणा करना होता है, लेकिन यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पर पहले डिवाइड होगा फिर गुणा होगी। 4 डिवाइड बाई 3 कितना आएगा? 4 डिवाइड बाई 3 ऐसे लिख दो, पॉइंट में आएगा 1.33 लिख ही देते हैं। 3 × इसका ऐसे मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 1.33, और फिर 1.33 का 3 मल्टीप्लाई कर दोगे तो 4 ही आ जाएगा। बेसिकली हमने किया क्या, यहाँ पर 3 था, आंसर तो सेम ही आएगा लेकिन हमेशा नहीं। यहाँ पर 3 था, मल्टीप्लाई किया, 4/3 लिख लो इसको, 3 से 3 कैंसिल, 4 आ जाएगा ये यहाँ पर। लेकिन पहले क्या करेंगे, पहले ऑफ सॉल्व होगा। ऑफ सॉल्व होगा, यहाँ पर पहले मैंने क्या किया, डिवाइड किया। यहाँ पर ऑफ मतलब पहले 12 लिखोगे फिर डिवाइड बाई 3, यहाँ पर भी 4 आएगा। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होगा कि सेम चीज़, मतलब कुछ भी कर लो, चाहे पहले गुणा कर लो चाहे भाग, अलग सेम आंसर है, अलग भी आ सकते हैं, वो बाद में चर्चा करेंगे। फिलहाल हमारा मुद्दा कुछ और है। हम क्या सीख रहे हैं यहाँ पर, बॉड मास सीख रहे थे। तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है, उसके बाद ऑफ सॉल्व होता है, ऑफ का मतलब गुणा करना ही होता है, फिर डिवाइड होता है, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन, जोड़ घटाओ। यहाँ पर ध्यान से समझो, यहाँ पर पहले क्या होगा, पहले गुणा होगी, मल्टीप्लाई पहले है, एडिशन बाद में, मल्टीप्लाई पहले है, जोड़ना बाद में। तो 5 चौक कितना हो जाएगा, 20, और फिर 20 को 3 में जोड़ देंगे 23। बात समझ में आएगी नहीं? आपने क्या किया होगा, पहले 3 और 4 7 और 7 पंजे 35, नहीं पहले जोड़ नहीं सकते, पहले गुणा होगी। हाँ, अगर यहीं पे ये होता कि 3 + 4 × 5, लेकिन यहाँ ब्रैकेट लग रहा होता। ब्रैकेट लगने का मतलब है पहले जोड़ो, आप पहले ब्रैकेट सॉल्व करो, ब्रैकेट के अंदर जो भी है उसको सॉल्व करो, तो ये कितना होता है 7, 7 × 5 कितना आता है 35। ये बहुत बेसिक सी चीज़ है जो आपको क्लास 8 तक समझ मतलब पता होनी चाहिए थी, जो कि आपको नहीं पता है, ठीक है। क्लास 8 तक क्या, 9th तक तो बहुत अच्छे से पता हो जानी चाहिए थी। वैसे तो 8th की कहानी है ये, बॉड मास वगैरह 7th 8th में सब आता है। फिलहाल समझ गए आप, ठीक है। तो हम अब आ जाते हैं वापस, नोट कर लो, ये बॉड मास लिख लिया, नोट कर लिया सभी ने, जल्दी नोट करो।
तो अब देखो जो क्वेश्चन है उसका सिर्फ आंसर तो इतना है, वो ये पूछना चाह रहा है 6 की पावर n है, n कोई भी नंबर हो सकता है, तो क्या इसको सॉल्व करेंगे वो 0 से एंड होगा या नहीं होगा। तुम्हारा क्वेश्चन है नहीं होगा भाई। क्यों नहीं होगा? रीज़न बताना पड़ेगा। तो रीज़न अगर बताना है तो हमें यहाँ पर लिख दे रहा हूँ नो, ऐसा नहीं होगा, 0 पे एंड नहीं होगा। रीज़न समझने के लिए पूरा कंसेप्ट समझना पड़ेगा हमको, ठीक है। आंसर तो इसका सिर्फ हो गया नो। अब क्या होगा, सबसे पहले तो आप दो तरीके से समझेंगे। पहले n की वैल्यू रख के देखते हैं। n की वैल्यू में 1 रख दूं तो 6 की पावर 1 क्या होगा 6। n की वैल्यू अगर मैं 2 रख दूं तो 6 की पावर 2 क्या होगा 36। 6 की पावर 3 क्या होगा 216। 6 की पावर 4 क्या होगा पता नहीं। 36 का स्क्वायर कितना होता है बता सकते हो? 1236 होता है क्या? देख लो गुणा करके। 36 की 6 3, 18 और 3 21, 3 से करोगे तो 18 9 10, तो 6 9 12 96 होता है। तो इस बात से इन चारों को देख के आपको क्या समझ आ रहा है? उसने हमसे पूछा क्या है, क्वेश्चन पढ़ो एक बार जल्दी से, 5th वाला। किस पर? ओ नहीं, 0 पर समाप्त हो सकती है। 6 की पावर n, 6 की पावर n मतलब n कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कुछ भी। तो ये पूछ रहा है कि कोई भी नंबर ले लें अगर n, तो क्या जो सॉल्व हो के आएगा वो 0 पे समाप्त हो सकता है? 0 पे लास्ट वाली डिजिट 0 हो सकती है? नहीं। क्यों नहीं? अभी तक तो नहीं आई, अभी तक तो नहीं आई। और एक चीज़ और, जहाँ 6 की पावर कितनी भी करते जाओ लास्ट में 6 ही आ रहा है। कितनी भी कर लो, 6 की पावर 1000 2000 4000 535 646 कुछ भी कर दो 6 की पावर में। 6 की पावर कुछ भी 1 4 2 5 कुछ भी पावर लिख दो, जब इसको सॉल्व करोगे तो आखिरी डिजिट तो 6 ही होगी। समझ पा रहे हो आप क्या कह रहा हूँ मैं? क्योंकि यहाँ तक हमने ऑब्जर्व की ये चीज़, बात समझ पाए कि नहीं? तो 6 की पावर n 0 से समाप्त नहीं हो सकता। इतनी बात आपको इस बात से क्लियर है जो मैंने एग्जांपल दिए आपको, कोई टेंशन नहीं है यहाँ तक। अब आगे समझते इसको करेंगे कैसे हम। अब यहाँ पर वो समझाना क्या चाह रहा है हमको? वो समझाना ये चाह रहा है, सबसे पहली बात तो आपको ये समझनी पड़ेगी कि जो 6 के अभाज्य गुणनखंड होते हैं वो क्या क्या होते हैं। 6 के अभाज्य गुणनखंड 2 into 3 2 into 3 होता है। अब अगर मैं किसी की पावर बढ़ा रहा हूँ, मान लो 6 की पावर मैंने 2 कर दी, 6 की पावर 2 मतलब 2 into 3 की पावर 2 हो गई, 36 हो गया मान लो, मान के लो होता ही है। 36 को लिख सकते हैं 2 गुणा 2 और 3 गुणा 3, ये 36 के फैक्टर हैं, गुणनखंड हैं। तो आप एक चीज़ ध्यान से देखो, जब 6 था तो इसके फैक्टर 2 और 3 थे, जब ये 6 का स्क्वायर हो गया तो इसके फैक्टर 2 2 3 3 हो गए, मतलब जो फैक्टर थे वही 2 बार हो गए। ये भी 2 बार हो गया, ये भी 3 बार हो, ये भी 2 बार हो गया। अगर आप 6 की पावर 3 करोगे तो ये चीज़ 3 3 बार आ जाएगी, 2 गुणा 2 गुणा 2 3 गुणा 3 गुणा 3। समझ पा रहे हो क्या कह रहा हूँ मैं? मतलब जो फैक्टर हैं वही रहेंगे, अलग से कुछ नहीं आ जाएगा। 6 में अगर 2 और 3 था तो 6 की पावर चाहे कितनी भी कर लो, 6 की घात कितनी भी कर लो, 2 और 3 ही रहेंगे उसके गुणनखंड। समझ पा रहे हो आप क्या कह रहा हूँ मैं या नहीं? क्लियर है ये बात? अब ध्यान से समझो, ये चीज़ आपको लिखनी पड़ेगी, पहले समझ लो, लिखना कैसे वो समझा दूंगा मैं। अब आप एक चीज़ समझो, 10 क्या होता है, 10 बनता कैसे है? 10 बनता कैसे है? 10 बनता है 2 और 5 से, ठीक है। 10 क्या होता है? 2 गुणा 5। जो अभाज्य गुणनखंड है 2 और 5, जब ये दोनों चीज़ गुणा करते हैं तब जाके हमें 10 मिलता है। समझ गए? 10 के लिए क्या जरूरी है? 2 का और 5 का होना जरूरी है। 6 की पावर चाहे मैं कितनी भी कर लूँ तो 6 की पावर n के गुणनखंड में क्या क्या होगा? अगर यहाँ 2 और 3 था तो 6 की पावर n में भी क्या क्या होगा? 2 होगा, इंटू 3 होगा, इंटू डॉट 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 2 2 3 होगा, 2 3 2 3 2 3, यही तो आता जाएगा 6 की पावर n। लिख दो चाहो तो n बार। n बार क्यों? क्योंकि पावर n है। तो 2 और 3 ही आए, तो मैंने क्या बताया? 10 बनेगा 2 और 5 से, और यहाँ तो 2 और 3 है, क्या 10 बना पाएंगे? ये नहीं बना पाएंगे, मतलब 0 से अंत नहीं होगा 6 की पावर n का। बात कितने % आप समझ चुके हो?
मेरी बात को कितना प्रतिशत तक आप समझ चुके हो? आप बताओ कितना परसेंट समझ में आई है? 75 आपको? हाँ 80 आपको? 80 आपको? पूरा समझ आ गया? 50 आपको? 100 आपको? 90? चलो ठीक है, देखो मैं समझा देता हूँ, थोड़े एग्जाम्पल और लेने पड़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा और अच्छे से। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ 5 गुणा केवल अभाज्य संख्याएं लूँगा, ये ध्यान रखना। 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13 गुणा 17, मैं इसको अगर सॉल्व करूं तो क्या जो सॉल्व होकर आएगा उसकी अंतिम डिजिट 0 हो सकती है? नहीं। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि 0 बनाने के लिए तो भैया 5 और 2 की आवश्यकता है। यहाँ पर तो 5 तो है, 2 आया ही नहीं कहीं। अगर मान लो 6, अगर मैं यहाँ पर 17 की जगह अगर मैं लिख देता 4 लिख देता मान लो, फिर तो हो जाता। 4 एक्चुअली अभाज्य संख्या नहीं है, लेकिन 4 क्या है? 2 गुणा 2 तो है, तो 2 यहाँ से मिल गया, 5 यहाँ से मिल गया, 0 बन जाएगा। लेकिन सब मैंने अभाज्य संख्या ली थी, 17 ली थी, तो 2 कहीं मिला ही नहीं, 2 नहीं मिला तो ये 0 से एंड नहीं होगा। बात समझे आप? अब मैं आपसे एक और बात पूछूं, 5 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 9 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 17, इसमें 0 होगा? होगा, क्योंकि 5 और 2 आ गए। कितने 0 होंगे पीछे? इसको सॉल्व करेंगे तो पीछे कितने 0 आएंगे? 2। 1 5 और 1 2 मिलके एक 0 बनाएंगे, 10 बनाएंगे, और दूसरा 5 दूसरा 2 मिलके एक और 0 बनाएंगे। 2 तो है एक और, लेकिन 5 नहीं मिला, साइडर नहीं मिला इसको। ठीक है, एक खिलाड़ी अकेला कैसे खेल लेगा? टी खेल के आए हो ना, अकेले खेल लोगे, इधर से मारा उधर से तो गिर जाएगी ना बॉल, वापस कैसे आएगी? दूसरा प्लेयर चाहिए ना। 2 अकेला रह गया, दूसरा प्लेयर नहीं मिला, 2 ही 0 बन पाएंगे, एक इससे एक इससे। बात समझ में आई आपको? वही मैं समझा रहा हूँ। यहाँ पर जो 6 की पावर n है उसके गुणनखंड में 2 और 3 होंगे, 0 नहीं बन पाएगा क्योंकि 5 नहीं है यहाँ पर। 2 गुणा 3 2 गुणा 3 2 गुणा 3 n बार हो जाएगा क्योंकि पावर n है, लेकिन 5 नहीं है। इस वजह से क्या है, इस 0 से अंत इसका नहीं होगा। और एक्चुअली 6 से ही होता है, ये भी बात हमको पता है। हमको ये भी पता है कि 6 की पावर n कुछ भी हो, 6 से ही अंत होनी है। समझ पाए नहीं समझ पाए आप बात की गहराई को? ठीक है ना। लिखोगे कैसे इस क्वेश्चन को? सबसे पहले क्या लिखोगे? 6 की पावर n का अंत 0 पर नहीं होता है। उसके बाद क्या लिखोगे? 6 बराबर क्या होता है? 2 गुणा 3। तो इसके बाद लिखोगे क्या? 2 और 3 2 और 3 6 के गुणनखंड हैं। 2 और 3 क्या हैं? 6 के गुणनखंड हैं। ठीक है, 2 और 3 6 के गुणनखंड हैं, तो 6 की पावर n के गुणनखंड भी 2 और 3 होंगे। ये बात मैंने भी समझाई आपको। जो 6 के गुणनखंड हैं वही तो 6 की पावर n में होंगे, बस ये n बार होंगे। 2 गुणा 3 2 गुणा 3 2 गुणा 3 n बार होंगे। अतः 6 की पावर n 0 पर अंत नहीं होगा। आगे क्या लिखोगे? चूंकि 0 बनाने के लिए 2 और 5 दोनों की आवश्यकता होती है। दोनों की आवश्यकता होती है। साफ साफ लिख लेना, मैंने गंदा गंदा लिखा है बट आप साफ साफ लिख लोगे। बात आपको पूरी तरीके से 100% समझ आई कि नहीं आई अब? ठीक है ना।
अब देखो 6 वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 2 क्वेश्चन है, एक तो मैंने लिख दिया, एक और दे रखा है। वो कह रहा है कि आप सिद्ध करोगे ये कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर का क्या मतलब होता है, एक होता है अभाज्य संख्या और दूसरी क्या होती है, भाज्य नहीं, क्या, हाँ भाज्य होता है, क्या लिखा है, भाज्य संख्या है, ठीक है। हमें क्या प्रूफ करना है, भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या कौन सी होती है, जैसे अगर मैं कहूँ कि 17 भाज्य है, अभाज्य है, अभाज्य है। 17 का गुणनखंड नहीं हो सकते, इसका मतलब 17 के गुणनखंड नहीं हो सकते। गुणनखंड मतलब हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते 2 गुणा 5 या 8 कुछ भी, गुणनखंड नहीं हो सकते, तो गुणा में लिख ही नहीं सकते इसको, समझ पा रहे हो ना आप। अगर कोई संख्या जैसे मान लिया मैंने 6, 2 गुणा 3 लिखी है, इसका मतलब ये कैसी है, भाज्य है। भाज्य मतलब 2 और 3 से मिलकर बनी है। अब देखो इंग्लिश में जो वर्ड है वो भाज्य है, और सॉरी हिंदी में जो वर्ड है वो भाज्य है, इंग्लिश में जो वर्ड है इसी के लिए क्या है, कंपोजिट। भाज्य को क्या बोलते हैं, कंपोजिट। अब क्यों बोलते हैं कंपोजिट, वो इसी नए मतलब से निकल आ रहा है कंपोजिट। कंपोजिट क्या क्या मतलब होता है, 2 चीज़ों का मिलना, कंपोजिशन किसी चीज़ का, ठीक है। यहाँ 17 है, अकेला है, शेर है, ये अकेला चलता है, तो ये कैसा है, भाज्य, अभाज्य है। लेकिन 6 की बात करें, 2 और 3 से मिलकर बना है ये, तो 2 और 3 का कंपोजिशन है 6, इसीलिए भाज्य है। समझ गए कि नहीं आप, ठीक है। अब अगर मैं इसमें से 13 कॉमन ले लूँ, 13 कॉमन लिया तो 7 गुणा 11 बचेगा, और यहाँ से 13 कॉमन गया इधर, यहाँ से 13 कॉमन गया 1। थोड़ा सा और इधर ध्यान दो, और थोड़ा कैलकुलेट कर लो, से 77, 77 और 1 78। अब ज़्यादा फैक्टराइज करने की जरूरत ही नहीं, इतना हमें पता चल गया जो भी नंबर था, ये पूरा जो भी चीज़ थी, ये क्या हो रहा है, 2 संख्याओं का गुणनखंड है, 2 संख्याओं का गुणनखंड है। अतः हम कह सकते हैं ये कैसी है, भाज्य है, ठीक है। ये संख्या 13 से भी कटेगी, जो भी जाएगा 13 से भी कटेगा, 78 से भी कटेगा, 78 के गुणनखंड से भी कटेगा। समझ पाए नहीं समझ पाए आप, समझ गए ना। अभी मैंने समझाया 6 है, 2 गुणा 3 है, इसीलिए इसको भाज्य कह रहे हैं। ऐसे ही ये वाला जो नंबर था 13 गुणा 78 हो गया, इसीलिए कैसा है ये। तो ये आपको समझ आ गया होगा ये क्या चल रहा है यहाँ पर, ये भाज्य क्यों है, क्योंकि 2 संख्याओं का गुणनफल है ये, ठीक है। लिख भी दोगे आप क्यों भाज्य है, क्योंकि 2 संख्या, इसके 2 गुणन का ये संख्या 13 से भी विभाजित हो सकती है, 78 से भी हो सकती है, इसलिए ये भाज्य है। अब जो दूसरा वाला है, इसका वो वाला पार्ट कर ही लोगे आप। जो लास्ट वाला क्वेश्चन रह गया 7वां, वो मैं आपको समझाता हूँ। बहुत आसान क्वेश्चन है, एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ मैं यहाँ पर, और समझा भी दे रहा हूँ कैसे होगा। एलसीएम निकलेगा उसका, 12 और 18 2 चीज़ दे रखी है ना, 12 और 18 2 चीज़ दे रखी है, दोनों का क्या निकलेगा, एलसीएम, वही इसका आंसर होगा। क्यों है, क्यों ऐसा क्यों, क्या क्या रहा है वो ध्यान से समझो। 2 लोग हैं, कोई भी, मुझे नाम देख लेना जो भी हो, ये कह रहे हैं कि यहाँ से एक गोल सर्कल में दौड़ रहे हैं। एक क्या कर रहा है, 18 मिनट में वापस आ सकता है, यहीं पे दौड़ के कितना टाइम लगेगा इसको वापस आने में, 18 मिनट। चलो पहले वाला जो है वो 12 मिनट में आ जाएगा, ये 12 मिनट में आ जाएगा यहाँ पर वापस, और दूसरा वाला 18 मिनट में आएगा। समझ रहे हो आप। अच्छा, जब ये पहला वाला पहुँच गया, जब ये पहले वाला 12 मिनट में कंप्लीट कर चुका होगा, तो 18 मिनट कहाँ पर होगा, 2 मिनट रुक जाओ, बात कर लो, इधर ध्यान दो आप। जब ये पूरा 12 वाला घूम के जब यहाँ आ गया होगा, तो 18 वाला कहाँ पर होगा, पीछे कहीं होगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछा है कि ऐसा कौन सा टाइम होगा जब दोनों वापस एक ही साथ दोबारा यहीं पे मिलेंगे। ऐसा कौन सा टाइम होगा, कितने मिनट के बाद दोनों वापस यहीं पर मिल जाएंगे, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो कैसे निकलेगा ये चीज़, एलसीएम निकलेगा। देखो बहुत ध्यान से समझो इस चीज़ को, एलसीएम क्यों निकाल रहे हैं हम यहाँ पर, कहाँ देख रहे हो, एलसीएम क्यों निकाल रहे हैं, ध्यान से समझना है इस चीज़ को। जो 12 वाला है, वो 12 वाला एक बार घूम के 12 मिनट में यहीं पे आ जाएगा, ठीक है, एक चक्कर लगा चुका होगा। 18 वाला भी पीछे होगा, ठीक है, अभी तक यहाँ नहीं पहुँचा होगा। ये 12 वाला एक और बार घूम के 24 में वापस यहाँ पहुँच जाएगा, 24 मिनट बाद। 24 मिनट में 18 वाला कहाँ होगा, पता नहीं कहाँ होगा, पता नहीं कहाँ होगा, कहीं ना कहीं होगा, यहाँ पर तो नहीं है। 12 वाला एक और बार घूम के यहाँ पर पहुँच गया, कितने मिनट हो गए, 36। एक बार घूम जा रहा है ना, 12 वाला एक बार घूम गया, यहीं आ गया 12 मिनट में, दोबारा घूम गया, चलो देख लो, छोड़ो, देख लो, एक और बार घूम गया 24 मिनट में यहीं आ गया, एक और बार घूम गया 36 मिनट में, 36 मिनट के बाद वो यहीं होगा। 18 वाला एक चक्कर 18 में लगा लिया और दूसरा चक्कर 36 में लगा लेगा, 18 वाला भी 36 पे यहीं पर होगा। बस फर्क सिर्फ इतना होगा, 12 वाला 3 चक्कर लगा चुका होगा, 18 वाले ने 2 चक्कर लगाए होंगे।
समझ गए होंगे, लेकिन 36 मिनट के बाद दोनों यहीं पर। ये 36, 12 और 18 का क्या है, एलसीएम है। अब एलसीएम निकाल दोगे, एलसीएम कैसे निकाल दोगे, 12 मतलब 2 गुणा 2 गुणा 3, 18 का मतलब 2 गुणा 3 गुणा 3, ये कॉमन है, ये कॉमन है। एलसीएम क्या होगा, 2 गुणा 2 गुणा 3, ये दोनों तो लेंगे नहीं, ले चुके हैं, गुणा 3, वही आ जाएगा 36। 36 मिनट के बाद दोनों वापस उसी अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे होंगे, जहाँ से शुरुआत की थी वहीं पे मिलेंगे। ये बात समझ में आ गई आपको। ये वाली एक्सरसाइज आपकी समाप्त हो गई। कल हम दूसरी एक्सरसाइज देखते हैं फिर, ठीक है।